उसमें हमने क्या किया था, जीएसटी पढ़ दिया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको मैंने अलग अलग तरह के जीएसटी बताए थे, जीएसटी के फीचर बताए थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है बताया था। और ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जो प्रोजेक्ट भी मिलेगा इसके बेस पर ही मिलेगा, तो थोड़ा इस प्रोजेक्ट पे, इस टॉपिक पे खास फोकस रखना। ठीक है, आज दो चीजें पढ़ेंगे हम लोग। अभी हम लोग किस चैप्टर को कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 को, जिसके नोट्स आपको मैंने भेज दिया है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैंने बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको कल जीएसटी बता दिया था। आज की क्लास जो हमारी है इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक, हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WTO। ठीक है, और जब WTO कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग डीमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। दो टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। मैं आपको बताऊं तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली बहुत सारे मेंबर कंट्रीज से बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अलग अलग देश मेंबर हैं, और पूरी दुनिया भर में जो बिजनेस हो रहे हैं या ट्रेडिंग हो रही है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हो रही है। इसके रूल्स को हर उस कंट्री को मानना होगा जो इसका मेंबर है या जो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा भारत भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बनी तभी सारे देश बिजनेस करते थे। बिजनेस तो देश बहुत पहले से कर रहे हैं। पहले क्या होता था, अलग अलग देशों के बीच एक अग्रीमेंट बना करता था जिसको गैट बोलते थे, GATT। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। पहले जो अग्रीमेंट होता था अलग अलग देशों के बीच बिजनेस करने का, उसको GATT बोलते थे, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 1948 में बनाया गया एग्रीमेंट था, और इसमें 23 कंट्रीज मेंबर थी। भारत उस टाइम इसका मेंबर नहीं हुआ करता था, आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, वक्त बीता तो ये जो अग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था GATT, इसको बदल दिया गया 1995 में, और अग्रीमेंट की जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कंफ्यूज नहीं होने का है अपने को ये पता होना चाहिए। 1948 में अलग अलग देशों के बीच जब बिजनेस होता था तो इनके बीच एक कॉमन अग्रीमेंट था, इस अग्रीमेंट को GATT कहते थे, गैट कहते थे। फिर क्या हुआ, 1995 में ये गैट को रिप्लेस कर दिया गया, GATT को रिप्लेस कर दिया गया, और इसकी जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई जिसको WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। पहले देशों के बीच बिजनेस करने के लिए अग्रीमेंट होता था, उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलते थे, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जो भी चीज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी, जो भी गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, GATT के हिसाब से होता था। फिर 1995 में GATT को हटा के क्या आ गया, WTO आ गया। ठीक है, अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरी दुनिया भर में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी गुड्स या सर्विसेज ली या दी जा रही हैं उसको कंट्रोल करता है। एट प्रेजेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 कंट्रीज मेंबर्स हैं जो इसके रूल्स को मानती हैं। पहले बताओ, WTO का इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी तब GATT नाम का एक एग्रीमेंट चलता था जिसको जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बोला करते थे। फिर 1995 में इस एग्रीमेंट को हटा दिया गया, और हटाकर क्या लाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाई गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपको याद रखना है कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, 164 मेंबर कंट्रीज। और जो हमारा इंडिया है वो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है इंडिया भी उनको बराबर फॉलो करता है। ठीक है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिन है। याद क्या क्या रखना, WTO आने से पहले क्या था, तो GATT था। कब आया था वो, 1948, और उसमें कितनी कंट्रीज थी, 23। 1995 में GATT आया, GATT को हटा के WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। कितने मेंबर्स है उसमें, 164 मेंबर्स है, ये ध्यान रखिए। इंडिया भी एक मेंबर है।
काम क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन क्या है, मेन वर्क क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रेड करने में मदद करता है। अब वो बाइलैटरल ट्रेड भी हो सकता है या मल्टीलैटरल भी हो सकता है। बाइलैटरल ट्रेड मतलब होता है दो देशों के बीच का जो ट्रेड होता है उसको बाइलैटरल बोलते हैं। कि अगर जैसे ट्रेड इंडिया और श्रीलंका के बीच है तो इसको अपन बोलेंगे बाइलैटरल ट्रेड, दो कंट्री इन्वॉल्व है। और मल्टीलैटरल ट्रेड मतलब जैसे इंडिया अपना बिजनेस श्रीलंका के साथ भी कर रहा है, चाइना से भी कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, भूटान से भी कर रहा है, तो ये मल्टीलैटरल ट्रेड कहा जाता है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है दोनों तरह के ट्रेड्स कराने में मदद करती है, ठीक है, बाइलैटरल भी और मल्टीलैटरल भी। दूसरी बात, इनके जो रूल्स हैं वो पूरी दुनिया पर लगते हैं। अब इसके आने से ये हुआ कि कोई एक देश अपने खुद के रूल्स नहीं बना सकता। अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हो तो आपको डब्ल्यूटीओ के रूल ही मानने पड़ेंगे। इसके आने से गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए थे, रिसोर्सेस का अच्छा यूटिलाइजेशन होने लगा, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में बहुत मदद मिली है क्योंकि डब्ल्यूटीओ समय समय पर रिव्यू करता है कि कौन सा देश पोल्यूशन ज्यादा फैला रहा है। तो आप सुनिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेन काम, ये आपके देश को बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड करने में मदद करेगा। इसके रूल पूरी दुनिया पर लग रहे हैं, तो एक देश ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं अपने नियम मानूंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे वर्ल्ड ट्रेड की बात तो माननी पड़ेगी। इसके आने से गुड्स प्रोडक्शन बढ़ गया है, रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो रहा है। अब आप एक बार शांत मन से इसको पढ़ लो और कोई डाउट हो तो बताओ कि सर हमें ये डाउट है या ये तकलीफ है। एक बार पढ़ दो और बता दो मेरे को, कोई डाउट या तकलीफ हो तो डब्ल्यूटीओ में। कोई लाइन या वर्ड ना समझ आए तो मेरे को बताना सर ये नहीं समझ आया। जैसे आर्बिट्री मतलब होता है अपने से, पहले अलग अलग देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अपने रूल बनाते थे, जब से डब्ल्यूटीओ आया है तब से कॉमन रूल है सारे देशों के, अपने हिसाब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल नहीं बना सकते। आप पढ़ दो, कोई तकलीफ हो तो बताओ इसमें। फंक्शंस में ये आ जा, टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेड रेजिम, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। क्या था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया तो इसमें 164 मेंबर्स बन गए अलग अलग देश, तो इन्होंने क्या है अपने लिए कॉमन रूल बना दिए कि भाई हमारे बीच जो बाइंग एंड सेलिंग होगी उसके कॉमन रूल है। तो जो 164 कंट्रीज है इन कॉमन रूल्स को मानती है, ठीक है, और खुद से अलग से अपने ट्रेडिंग के रूल्स नहीं बनाती है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल नहीं बनाती है। नेक्स्ट, वर्ल्ड की रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन होने लग गया। मतलब ये कि जैसे मिडिल ईस्ट की बात करूं, सऊदी अरब हो गया, ईरान इराक हो गया, ये कुछ देशों को अपनी रिसोर्सेज ज्यादा देते थे और कुछ देशों को कम देते थे। जब से डब्ल्यूटीओ के मेंबर बने अब इनको इक्वल रिसोर्सेज बांटनी है। अगर ये कच्चा तेल या क्रूड ऑयल दे रहे हैं तो जितना ये इंडिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दूसरे देशों को भी उतना ही करेंगे। तो रिसोर्सेज का सही यूज होना चालू हो गया दुनिया भर में, कोई भी रिसोर्स हो, गोल्ड हो, एनर्जी हो, ठीक है, लेबर हो, हर चीज का सही यूज होना चालू हो गया। जिसके पास जिस चीज की कमी पड़ती है एक दूसरी कंट्री उस चीज को प्रोवाइड कर देती है। अब आप बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? और किसी चीज का एग्जाम्पल चाहिए या डब्ल्यूटीओ ना समझ आया हो तो बताओ। डब्ल्यूटीओ समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। आ गया? अच्छा, अब बारी आती है जैसे टैरिफ बैरियर की। ये ना शॉर्ट नोट एग्जाम में आता है, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है इंपोर्ट टैक्स लगा देना या इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना। जब किसी चीज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगती है तो चीज कॉस्टली हो जाती है, और जब वो कॉस्टली हो जाती है तो लोग उसको परचेज नहीं करते। इसे टैरिफ बैरियर बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट को लग रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज है जो इंडिया में इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए तो उस पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी, तो जब महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। जैसे जब इंडिया में कार्स बन रही है तो विदेशों से कार क्यों लाए, तो अगर आप विदेश से कार इंपोर्ट करोगे ना तो उस पे वो लोग क्या करेंगे, कार की कीमत की 120% ड्यूटी लगा देंगे। तो कार अगर आपकी 10 लाख की है तो 120% ड्यूटी मतलब ड्यूटी कितनी लग जाएगी उस पर, 12 लाख की। तो कार आपको 22 लाख की पड़ेगी, तो आप क्यों खरीदोगे, जितने की कार नहीं उससे ज्यादा टैक्स पटा रहे हैं। तो टैरिफ बैरियर मतलब होता है बहुत टैक्स लगा देना इंपोर्ट पे ताकि लोग विदेशों से सामान ना खरीदे। और नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब बेसिकली होता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर देना है, हटा देना, ताकि लोग आराम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सके।
आप बताओ आपको टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर समझ आया कि नहीं आया? आपको टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर समझ आया कि नहीं आया? आप ये बता दो मेरे को। टैरिफ बैरियर मतलब हैवी ड्यूटी लगाना, मतलब ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देना। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब नहीं लगाना, बस इतना ही है। यहाँ पे जाके आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। और मेरे को लगता है आप सभी को ये कंसेप्ट समझ आया है। आया है तो हैंड रेस करो, सर हमको आ गया, फिर मैं आगे बताऊंगा। क्या ये कंसेप्ट आप सभी को आ गया है? तृप्ति, आपको ऑप्टिमम का मतलब समझ आया कि नहीं आया ना? आपको ऑप्टिमम का मतलब समझ आया कि नहीं आया ना, बताओ। अब जैसे आपने वर्ड WTO के बारे में पढ़ लिया, आपने GST भी पढ़ लिया है, अब आप डिमोनेटाइजेशन पे आ जाओ, नोटबंदी पे आ जाओ। नोटबंदी क्या है, हमने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 3 में भी पढ़ा है। हम फिर पढ़ रहे हैं कि 8 नवंबर 2016 को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट किया था कि जो 500 और 1000 के नोट हैं उसको इमीडिएट इफेक्ट से नॉन लीगल टेंडर मनी बना दिया। मतलब उसको अब हमारी इकोनॉमी में नहीं इस्तेमाल किया जा सकेगा। ठीक है। डिमोनेटाइजेशन एक एक्टिविटी थी जिससे हमारे देश में जो करेंसी चल रही थी 500 और 1000 की, उसका लीगल टेंडर का स्टेटस हटा दिया गया है। आपको अगर मनी और बैंकिंग चैप्टर याद होगा तो मैंने आपको लीगल टेंडर मनी का मतलब बताया था। वो मनी जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे अभी भारत में 50 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये सब लीगल टेंडर मनी है। तो डिमोनेटाइजेशन जब किया गया तो बेसिकली क्या किया गया, 500 और 1000 के नोट को इकोनॉमी से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, क्या एम था? तो इसके कई एम थे। करप्शन को कम किया जाए। अब आप मुझसे पूछोगे सर करप्शन कैसे कम होगा? तो यार जो करप्ट पर्सन है वो बैंकों में नहीं पैसा जमा करता था, वो अपने घर में या कहीं कहीं छुपा छुपा के रखता था। अब नोट बंद हुआ तो ये लोग पगला गए। अब इनको जाके कहाँ पैसे जमा करने थे, अकाउंट में। अब अकाउंट में जमा करते तो सरकार के हिसाब किताब आ जाता। तो या तो लोगों ने अपने नोट जला दिए या पानी में बहा दिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो करप्शन घटा इससे। ठीक है। दूसरी चीज जो हुई वो ये थी कि 1000 के नोट से इलीगल एक्टिविटीज बहुत होती थी। जब ये 1000 का नोट बंद किया गया तो इलीगल एक्टिविटीज भी रुक गई। जैसे अगर मेरे को कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए पेमेंट करनी है, मैं 10-10 रुपए के नोट में थोड़ी करूंगा, मैं 1000 और 500 के नोट का यूज करूंगा। अब टेररिस्ट को पैसा जा रहा है, इधर मोदी जी आए, बोले कि आज से मित्रों नोट बंद है, बंद हो गए नोट, खत्म, पैसा डूब गया। कहां से पेमेंट होगी टेररिस्ट लोग? आप वो देखे होंगे, हॉटस्टार पे एक सीरियल आता है स्पेशल ऑप्स, उसमें यही बताया था कि टेररिस्ट लोग को पैसा भिजवाते रहते हैं, इधर नोटबंदी होती है तो टेररिस्ट लोग को पैसे मिल नहीं पाते हैं, तो वो कोई बड़ा हमला नहीं कर पाते भारत पे। तो क्या क्या एम थे, करप्शन को घटाना, जो इलीगल एक्टिविटीज होती थी उसको कम करना, और जो लोग टैक्स नहीं पे करते थे उनको पकड़ना। अब सभी लोग को बैंक में पैसा जमा करना पड़ जा रहा था, तो इनकम टैक्स वाले ना सबसे पूछते थे कि बताओ इतना पैसा कहाँ से आया, आज तक तो तुम्हारे अकाउंट में 10,000 या 12,000 रुपए जमा होता था, अचानक से 2-3 लाख रुपए कैसे जमा हो गया? लाखों लोगों को ऐसे नोटिस पहुंचे, छापे पड़े लाखों लोगों के। अब आपको मैं इसको पॉइंट वाइज बता देता हूं। सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन का एक था कर्म, कर्ब मतलब होता है रिड्यूस करना, करप्शन कम करना, इसका एक एम था। दूसरा एम था काउंटर फीट करना, काउंटर फीट करना मतलब रोकना। रोकना किस चीज को रोकना? इलीगल एक्टिविटीज को रोकना। और तीसरी बात, ब्लैक मनी की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना। ब्लैक मनी मतलब वो मनी होता है जिसको आप घर में छुपा कर रखते हो और जिसका हिसाब किताब गवर्नमेंट के पास नहीं है। जब से डिमोनेटाइजेशन आया, मजबूरी हो गई लोगों की बैंकों में पैसा जमा करने की, तो गवर्नमेंट को पता लग गया आपका पैसा कितना है आपके पास, तो कितना ब्लैक मनी है कितना व्हाइट, ये क्लियर हो गया। अब ईमानदारी से आप बताओ, आपको ये पॉइंट समझ आए कि नहीं है कि गए सिर के ऊपर से? ईमानदारी से बोलना। कोई पॉइंट डिटेल में समझना हो तो बताओ सर ये बात हमको नहीं समझ आई। कोई पॉइंट डिटेल में समझना हो तो बताओ जो आपको नहीं समझ आया। क्लियर। अब आते हैं भाई फीचर्स पे। हम लोग डिमोनेटाइजेशन के फीचर क्या थे? सबसे पहला ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। जो लोग बैंकों में पैसा नहीं जमा करते थे और जो टाइम पे टैक्स नहीं देते थे, उन लोगों के ऊपर एक बहुत कड़ा प्रहार था, जहां पे उन लोग को बोला गया बेटा अब तो पैसा बैंक में जमा करना होगा।
और जैसे बैंक में जमा होता था आपका टैक्स का अमाउंट आपको बता दिया जाता था इतना पे करना है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, रायपुर में एक पोहे वाला है, बहुत चलता है, डेली की कमाई 10 से 15 हजार रुपए। इस पोहे वाले जैसे आधे देश में बहुत सारे लोग हैं जो डेली की इतनी कमाई करते हैं और सारे पैसे को घर में सेव करते हैं, बैंक में जमा नहीं करते थे। डू नॉट डिपॉजिट इन बैंक। आदत थी, मतलब बैंकों में क्या पैसा जमा करे, घर ही घर में ना खूब सारा लाखों करोड़ों रुपए रखते थे। तो इससे दो चीज होती थी, एक तो टैक्स चुरा रहे होते थे और दूसरा गवर्नमेंट को पता नहीं लगता था कि कितना पैसा लोगों के पास है। तो जैसे नोटबंदी हुई, गवर्नमेंट ने बोला सबको पैसे बैंक अकाउंट में डालने पड़ेंगे, तो ये लोग अपने घर से निकाल निकाल के पैसा बैंकों में जमा करे। तो वहां से गवर्नमेंट को पता लगा कि लोग कितना पैसा अपने घरों में रखते हैं, ब्लैक मनी कहलाता था वो, और सबके घर नोटिस भेजे गए। ठीक है। दूसरा, ये एक इंडिकेशन था ये बताने के लिए लोगों को कि अब टैक्स चोरी को नहीं सहा जाएगा, इवेजन मतलब चोरी होता है, अब कोई टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है। तीसरा, डिमोनेटाइजेशन के आने से बैंकिंग सिस्टम ग्रो हुआ, सारा आपके घर का पैसा बैंकों में जमा हो गया। ठीक है। और चौथा, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ एक कदम था। कभी भी याद रखो 2016 के पहले हम लोग कैश में ज्यादा डील करते थे, 2016 के बाद आज देखोगे तो ये हालत हो गई, ज्यादातर लोग पेमेंट जो है पेटीएम, गूगल पे, ये सारी चीजों से करते हैं। तो हमारी इकोनॉमी लेस कैश या कैश लाइट इकोनॉमी हो गई, मतलब हम लोग अब जो ज्यादा पेमेंट है सब ऑनलाइन करना चालू कर दिए। चलिए आपके लिए रिपीट किया जाए। डिमोनेटाइजेशन का पहला फीचर ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। ये मेजर ऐसा था कि लोगों को ये बताना था कि उनके पास कितना पैसा है और लोग अपने घर में ब्लैक मनी नहीं रख सकते थे। दूसरा ये कि लोग जो टैक्स चोरी करते थे उनके लिए एक वार्निंग थी गवर्नमेंट की कि टैक्स चोरी को अब नहीं सहा जाएगा। तीसरा, आपका पैसा बैंकों में डिपॉजिट हो गया। और चौथी बात यह कि हमारी इकोनॉमी डिजिटल हो गई, अब लोग कैश पेमेंट से ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। अब बताओ ये फीचर आपको समझ आए कि नहीं आए, हाँ या ना? आपको ये फीचर समझ आए कि नहीं आए, हाँ या ना? आ गए? गुड। अब जैसे आपने फीचर पढ़ दिया तो अब आप इंपैक्ट पे आइए। डीमोनेटाइजेशन का अलग अलग जगहों पर क्या असर हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक की या मनी की। हमारी इकोनॉमी में कैश ट्रांजैक्शन कम हो गए क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं था, तो कहां से कैश ट्रांजैक्शन करेंगे। बैंकों में डिपॉजिट बढ़ गया, लोग बैंक में ज्यादा पैसा जमा करने लग गए। और सेविंग्स बढ़ गई, लोगों का सारा पैसा बैंक में जमा हुआ, मतलब सेविंग। तो नोटबंदी होने से यह हुआ कि लोगों के हाथ से कैश कम हो गया, तो कैश ट्रांजैक्शन कम करने लगे लोग, क्योंकि 500 1000 के नोट तो बंद ही हो गए थे। बैंक में डिपॉजिट बढ़ गए, बैंक में सब लोग अपना अपना पैसा जमा करने लगे और लोगों की सेविंग बढ़ी। ठीक है, ये ऐसा हुआ। फिर हम बात करते हैं प्राइवेट वेल्थ की। आम आदमी की कमाई बढ़ी की घटी? घट गई भाई, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है डिमोनेटाइजेशन में। जो लोग टाइम पे बैंक में पैसा नहीं जमा कर पाए, सबके नोट खराब हो गए। जब जैसे खुद सोच लो ना, मेरे पास 5 लाख रुपए के हजार हजार के नोट थे, अब मेरे घर में कोई जमा कराने वाला था नहीं और मेरी तबीयत खराब थी, डेट निकल गई तो पूरा 5 लाख डूब गया ना, तो मेरी वेल्थ गिरी, मैं गरीब हुआ हूँ डिमोनेटाइजेशन के बाद। ठीक है। पब्लिक सेक्टर पर कोई असर नहीं हुआ है, गवर्नमेंट की जैसे वर्क चल रही है चल रहा है। डिजिटाइजेशन बढ़ा क्या? हाँ, डिजिटाइजेशन बढ़ा। हमारे यहाँ जो है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ज्यादा ग्रो कर गया, मैक्सिमम पेमेंट को एपेस रखा गया है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। आप भी गूगल पे या कुछ भी यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, और आपको बार बार मैसेज होता होगा कि अपने अकाउंट को आधार से लिंक करें, तो जितनी पेमेंट है आधार एनेबल्ड है। ये फुल फॉर्म पूछता है, ध्यान रखना, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। देन रियल एस्टेट में नुकसान हुआ है, रियल एस्टेट के प्राइस गिरे, प्रॉपर्टी के रेट गिर गए। ठीक है। टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट ने पकड़ पकड़ के लोगों से टैक्स वसूला है। फिर पूरी बात रिपीट कर रहा हूं, बैंक में कैश ट्रांजेक्शन घटे हैं। ठीक है। दूसरा, डिपॉजिट बढ़े, सेविंग बढ़ी है। आम आदमी की वेल्थ में कमी आई है, सरकार की वेल्थ में कोई कमी नहीं आई। डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े। ठीक है। रियल एस्टेट के रेट फॉल हो गए, जमीन के रेट गिर गए क्योंकि लोगों के खरीदने का पैसा नहीं था। टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ गया। अब आप बताओ, आपको ये इम्पैक्ट समझ आए कि नहीं आए, हाँ या ना? आपको ये इम्पैक्ट समझ आए कि नहीं आए, हाँ या ना बोलो। आपको कोई इम्पैक्ट फिर से समझना हो तो बताओ कि सर ये इम्पैक्ट आप फिर से समझा दो, तो हमको समझ नहीं आया।
रक्षिता को आ गया, आदित्य को आ गया, ईशिता को आ गया। बाकी लोग को समझ आया कि नहीं आया? अनुष्का, हिमेश, करण, पीयूष, क्या आपको ये समझ आया, हाँ या ना? तो यार ये डीमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आपका कंप्लीट हो गया है, डब्ल्यूटीओ आपने कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर में। आई होप आपको सभी लोगों को बहुत अच्छे समझ आया है। ठीक, ये बताओ बजट का क्या हाल है? बजट चैप्टर बनता है कि नहीं बनता? हाँ या ना में बोलो, बजट चैप्टर आपसे बनता है कि नहीं बनता है? मनी एंड बैंकिंग, सर्कुलर फ्लो आपसे बनता है? मनी एंड बैंकिंग, सर्कुलर फ्लो आपसे बनता है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जितने चैप्टर पढ़े हो मेरे को लगता है आपको आते हैं और आपको दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। ठीक है, अब चैप्टर के एंड में आ जाते हैं। ठीक है, आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट पढ़ते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं। ये दो चीज आपकी होमवर्क होगी, पूरा चैप्टर आपने पढ़ डाला है। एलपीजी के फायदे क्या हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हुए ये आप पढ़ेंगे, और नुकसान क्या हुए ये आप पढ़ेंगे। नहीं समझ आए तो मैं बताऊंगा, ये आप पढ़ेंगे। ठीक है, आउटसोर्सिंग मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। जब आप अपने यहाँ के रेगुलर वर्क को बाहर की एजेंसी से करवा देते हो तो इसे आउटसोर्सिंग बोलते हैं। जैसे आज मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है, मेरे यहाँ बहुत सा ऐसे रेगुलर वर्क है जो मैं खुद नहीं कर सकता। जैसे मेरे यहाँ जैसे खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट की बात हो तो पूरा खाना पीना कैंटीन से आ जाता है, कैंटीन को मैंने सर्विस दे दी है। मेरे यहाँ का जो अकाउंटिंग वर्क है, अकाउंट्स का वर्क है, एक सीए फर्म कर देती है। मेरे यहाँ जो भी एडवर्टीजमेंट मेरे बिजनेस का होता है उसके लिए मैंने एक एड एजेंसी को हायर कर दिया है। तो आउटसोर्सिंग आज की डेट में सबसे इमर्जिंग बिजनेसेस में से एक है, जहां पर एक बिजनेसमैन अपने रेगुलर वर्क को बाहर की एजेंसी से करवा देता है। और एग्जांपल चाहिए तो आपके घर मैरिज है, तो पहले क्या होता था, शादी में लोग खुद ही पूरी शादी का इंतजाम करते थे। आजकल क्या करते हैं, ये लोग वेडिंग प्लानर्स को हायर कर देते हैं। सही बोल रहा हूँ, गलत कर बोल रहा हूँ? ये वेडिंग प्लानर आपसे पैसा लेते हैं अच्छा खासा और आपके लिए पूरी शादी अरेंज करके दे देते हैं। तो ये भी एक तरह की क्या है, कैसी सर्विस है, आउटसोर्सिंग है। आप बताओ आपको आउटसोर्सिंग का मतलब समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? आपको आउटसोर्सिंग का मतलब समझ आया कि नहीं? अपने बिजनेस के रेगुलर काम को बाहर की एजेंसी से करवा देना क्या कहलाता है, आउटसोर्सिंग। खुद प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहे हो, पैसा दे दो, कोई और बना के दे देगा, दैट्स आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो भारत में आउटसोर्सिंग बहुत बड़ा है दो कारणों से। हमारे यहाँ चीप लेबर है, मतलब लोग बहुत स्किलफुल हैं पर सस्ते रेट में काम करने को तैयार हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट बोल रहा हूँ, चार्टेड अकाउंटेंट नहीं, एक अकाउंटेंट को यहाँ कितना मिलता है पता है? इंडिया में 15 से 20 हजार रुपए महीना, इससे ज्यादा कोई नहीं देता अकाउंटेंट को। लेकिन अगर यही अकाउंटेंट दुबई चले जाए ना तो इसकी पेमेंट होती है 90,000 से 1 लाख रुपए महीना। अब दुबई वाला इतना क्यों पे कर रहा है पता है? क्योंकि दुबई में जो पर्सन है वो गधा है लेकिन उसके पैसे बहुत है। अगर वो दुबई के किसी बंदे से काम कराएगा तो वो इसी काम का 5 लाख देगा। भारत के लोग बहुत होशियार हैं, उनको ये इतना ही अमाउंट दे दे रहे तो बहुत ज्यादा लग जा रहा है तो वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। हमारे लोग विदेशों में क्यों इतना ज्यादा जाते हैं? हम लोग हैं बहुत स्किलफुल, जाते क्यों है? क्योंकि हमको वहां पैसा बहुत ज्यादा लगता है और उन लोगों को ये पैसा बहुत सस्ता लगता है, कम लगता है। तो आउटसोर्सिंग में इंडिया का बहुत बड़ा नाम है क्योंकि हमारे यहाँ चीप लेबर्स हैं। और दूसरा, आईटी इंडस्ट्री में हमारे जैसी एक्सपर्टाइज कहीं नहीं है। कंप्यूटर्स का जो नॉलेज इंडियंस को है वो नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप बताओ मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना? आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं है? आउटसोर्सिंग का मतलब समझ आया? इंडिया की इतनी डिमांड क्यों है ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? चीप लेबर और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, ये हमको आगे बढ़ाता है। ठीक है, किन किन सर्विसेज की आउटसोर्सिंग हो सकती है? तो कॉल सेंटर्स की होती है, जिसको बीपीओ बोलते हैं। आपको कॉल आता है ना, नमस्कार ये वो करके, कॉल सेंटर वाले सब आउटसोर्सिंग पे चलता है। रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी का काम, ये भी आउटसोर्सिंग पे होता है, बाहर की एजेंसी करके दे देती है। बैंकिंग का काम, फिल्म एडिटिंग का काम, म्यूजिक रिकॉर्डिंग का काम, क्लिनिकल एडवाइस का काम, बुक ट्रांसक्रिप्शन मतलब होता है बुक राइटिंग एंड प्रूफिंग का काम, ये सब बाहर की एजेंसी करके दे देती है और भारत के लोग ये सर्विस बहुत अच्छी देते हैं।
तो आउटसोर्सिंग एक उभरते हुए बिजनेस में से एक है जहां आप अपने रेगुलर वर्क को बाहर की एजेंसी से करवा सकते हो। इवन एक कोचिंग भी जो होता है वो एक आउटसोर्सिंग होता है। पढ़ाई खुद भी कर सकते हो लेकिन आप एक एजेंसी को हायर करते हो ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। आप बताओ, आपको आउटसोर्सिंग सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? आउटसोर्सिंग सभी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? आगे तो ये चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो गया है। चैप्टर नंबर 6 भी खत्म हो गया। मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुन लेना। अभी क्लास 1 ही बजे रखूंगा इंग्लिश की क्लास के बाद। सुबह आराम से सो दिया करो, इस टाइम पढ़ना है। अपना भी करंट स्टेटस क्या चल रहा है एक बार बात कर देते हैं उस पर। अपना क्या स्टेटस अभी चल रहा है? इकोनॉमिक्स की अपन बात करें तो इधर जैसे मैक्रो में 5 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5। आपके 2 यूनिट खत्म हो गए। एक मनी एंड बैंकिंग खत्म हो गया है, ये कंप्लीट हो गया विथ नोट्स, और आपका बजट हो गया है। चैप्टर 1 में से आपका एक पार्ट हुआ है सर्कुलर फ्लो, समझ लो ये आपका सब खत्म हो गया है। अभी आपको मेरा क्या कराना बचा है? इधर नेशनल इनकम आपको मैं कराऊंगा, ये बचा है। हम किसी भी स्कूल और कोचिंग से बहुत आगे चल रहे हैं, समझ लो मेरी बात को। नेशनल इनकम कराना बचा है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बचा है, और आखिरी में हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचा है। ये बचा है, रिमेनिंग है। ब्लू वाला रिमेनिंग है, रेड वाला हो गया है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात कर दे अपन, ध्यान से सुन लो, सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आईईडी की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यूनिट 1 में 6 चैप्टर्स हमने पढ़ डाले। चैप्टर 1 to 6 हो गया, सबके नोट्स भी आपके पास हैं, और इसको करते ही आपका यूनिट 1 खत्म हो गया है। अब आपका यहाँ पे 2 यूनिट करने को और बचा है। एक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जैसे गरीबी क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और कंपैरेटिव डेवलपमेंट, भारत पाकिस्तान चाइना के बीच का डेवलपमेंट। इतना सिलेबस बचा है। तो अगर मैं कहूं तो अभी आपका इकोनॉमिक्स में 40% सिलेबस हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और 60% रिमेनिंग है, बचा है। ये अपना स्टेटस है किसका? इकोनॉमिक्स का। अग्री करते हो? सभी लोगों ने इतना पढ़ लिया है? सब लोगों ने अटेंड किया है, हाँ या ना? किया है, ओके। अब बीएसटी की जब अपन बात कर रहे हैं तो बीएसटी के 2 पार्ट है यार। पार्ट ए है, पार्ट बी है, 40-40 नंबर में बटा हुआ है। पार्ट ए में 8 चैप्टर है। अच्छा, पार्ट बी में अपने 4 चैप्टर है। अभी क्या करें अपन, सुनो। पार्ट ए में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर दिए, 3 चैप्टर कर दिए। अभी इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 ये बचा है, और इधर के तो चारों चैप्टर बचे ही बचे हैं। तो कल से, फ्रॉम टुमारो, क्या करना, पहले बिजनेस स्टडीज के 3 चैप्टर अपन रिवाइज कर देते हैं। मैं एक एक बार आपको पढ़ाऊंगा, आप सुन लेना, अच्छे से कर देना, रिवाइज करवाऊंगा। रिवीजन कराने में मेरे को 1 या 2 दिन लगेगा ज्यादा से ज्यादा। अब मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज कराता हूँ। इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा कर दिए हो आप लोग, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी स्कूल से या किसी भी कोचिंग से बहुत ज्यादा पढ़ डाले हो आप लोग। इंडियन इकोनॉमिक में 6 चैप्टर खत्म हो गए, 1 यूनिट खत्म हो गया है, ठीक है। और मैक्रो में बहुत ज्यादा पोर्शन खत्म हो गया है। अब आपको ना ये बिजनेस स्टडीज के मैं 3 चैप्टर अभी 2 दिन रिवाइज कराऊंगा। सब क्लास अटेंड करना, हल्के में मत लेना, ठीक है। और चैप्टर नंबर 4 जो है अपन चालू कर देंगे उसके बाद, जब 3 चैप्टर अपने रिवाइज हो जाएंगे। तो चैप्टर 4 और 5 अपन टारगेट रख रहे हैं जून का। जून के महीने में चैप्टर 4 एंड 5 खत्म करना। जून के महीने में चैप्टर 4 एंड 5 खत्म करना, ये अपना टारगेट। तो ये करते हैं, कल ठीक 1 बजे फिर मिलेंगे हम लोग। कल 1 बजे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। ये करो, आदित्य मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। चलो बाय बाय, कल मिलते हैं।